नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 10वीं हिंदी अ की एक प्रसिद्ध कविता कन्यादान को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। कवि ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। आइए हम सब पढ़ते हैं कन्यादान कविता। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इस कविता की विस्तृत व्याख्या करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माँ को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। वही तो उसके जीवन की साथी थी, परंतु अब यह साथी भी उससे दूर चली जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि लड़की बड़ी हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई थी, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। उसने अभी तक अपने घर की बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई थी। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही थी। उसे दुनियादारी की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की विदाई पर नसीहत देते हुए उसे बताती है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत रीझना, कभी मत इतराना अपनी सुंदरता पर, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, न कि जलने के लिए, अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाहती है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना।
पर किसी तरह का अत्याचार मत सहन करना, अपने ससुराल पक्ष का अत्याचार सहन मत करना। उसकी माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण के मोह में कभी मत पड़ना। यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसे बसाए संसार भी उजड़ जाते हैं, इसलिए वस्त्र और आभूषण के जाल में तुम मत फंसना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में आखिर में माँ अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक कमज़ोर लड़की की तरह प्रस्तुत मत करना और न ही अपनी कमजोरी किसी के सामने आने देना, क्योंकि इस संसार में लोग कमज़ोर और निर्बल लोगों के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने भीतर के नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना।